इक्वेशन इज x square plus px plus 1 equal to 0 and second equation is x square plus 3x minus 4. तो मुझे ये कंडीशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार देखो ना इसकी रूट्स क्या है, इसके रूट्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसके रूट्स है 1 और -4, रख के देखो 1 और -4 रूट्स। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, तो वो रूट कौन सी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या फिर -4 हो सकती है, दोनों में से एक ही तो होगी। तो अगर 1 इसकी रूट है, भाई केस 1 is a root, तो अगर 1 इसकी रूट है तो 1 will satisfy 1 square plus p into 1 plus 1 equals to 0 and this implies p equals to -2। खत्म हो गई बात, -2 एक आंसर आ गया। देखो ना -2 रखोगे और p को x equal to 1 1 रिलेटेड रूट जो भी है 1 तो एक रूट कॉमन आ गई ना। और केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है -4 is a root। अगर -4 रूट है तो क्या होगा, -4 सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, और -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 px प्लस 1। और देखो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 16 प्लस 1 17/4 सेकंड वैल्यू, खत्म हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि तुम फॉर्मूला याद मत करो और उसको अप्लाई मत करो, बट देख ही रहो फॉर्मूला a1 b2 आइडेंटिफाई करके डालो यहाँ पे, इवेंचुअली यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन p। p की एक क्वाड्रेटिक आएगी और उस क्वाड्रेटिक की दो रूट्स आएंगी जो कि है -2 और 17/4, जो हमको मिल चुकी है, ऑलरेडी आंसर आ चुका है ना। तो जब कभी रूट्स निकालना इजी हो तुम रूट्स निकाल लो और उसके बाद कॉमन रूट जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर लो। फाइन, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान दो, ट्राई करो उसको अपने पास। टू इक्वेशंस आर गिवन, अब इस बार सारे अननोन्स हैं सी डी ए बी जो भी है, एंड दे हैव वन कॉमन रूट। अब देखो इस बार एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया, दे हैव वन कॉमन रूट, इसका मतलब एटलीस्ट वन कॉमन रूट, एंड सेकंड हैज इक्वल रूट्स। अच्छा ये भी दिया हुआ है कि सेकंड इक्वेशन has equal roots, with a is missing actually, equal roots, then prove that 2 times b plus d equals to ac। चलो ट्राई करो अपने आप, तुम्हें ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो आई डोंट थिंक कुछ बहुत मुश्किल होने वाली है तुमको। ट्राई करो। if the two equations have one common root and second has equal roots, कुछ ऐसा है, पहले क्या था, सी डी ए बी है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सपोज उसकी रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसकी रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, रूट्स क्या हैं, अल्फा अल्फा, इक्वल रूट्स हैं, है ना, सेम रूट्स हैं। यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू टाइम्स बी प्लस डी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। बताओ भाई कैसे स्टार्ट करोगे, हाउ विल यू स्टार्ट। डू यू थिंक दैट कंडीशन इज यूजफुल हियर, वो कंडीशन जो कॉमन रूट्स वाली है उसका यूज करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, उससे आंसर आएगा भी। बाद में हम इक्वल रूट्स वाली कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं अभी उससे करता हूँ, बट एक बार ये देखो ना, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें, अच्छा इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 टाइम्स, व्हाट इज बी, बी क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी भाई alpha, right, it is alpha square. Similarly, what is d, d क्या चीज है भाई, alpha beta, d is alpha beta। तो एटलीस्ट हमको यहां से ये मिल गया ना कि अगर हम अल्फा कॉमन निकालें, लेफ्ट हैंड साइड इज 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा,
correct? Now let's go to first equation. Tell me, what is alpha plus beta? What is alpha plus beta? minus C. C. Alpha plus beta is C. C. Alpha plus beta is C. And in second equation, what is alpha plus alpha? A. 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 That is done. काम खत्म हो गया. 2 times b plus d equals to AC. Finished. तो कहीं बेटर है. ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था, मैंने इसको सब्जेक्टिव बना दिया. प्रूव दैट. ऑप्शंस थे, मतलब 2 times b plus d will be equal to, एक ऑप्शन AC था, एक ऑप्शन A plus C था, जो भी था. बट किसी ने अगर इस तरीके से प्रोसीड किया तो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, तुरंत आंसर तक पहुंच जाएगा. चलो देखते हैं कि अगर हम कंडीशन यूज करते हैं तो कितना लंबा होता है. चलो कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दैट कंडीशन. क्या कंडीशन थी भाई? देखो ध्यान से, फिर देख लो. कंडीशन है ABBCCA 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. याद करने का बेस्ट तरीका है, पैटर्न देखो. A1 B2 minus A2 B1, B1 C2 minus B2 C1, C1 A2 minus C2 A1. इसका मतलब A1 B2 देखो, सॉरी, A1 B2 का मतलब यहाँ पर ही है. तो क्या हुआ? 1 इंटू माइनस है, माइनस 1 इंटू माइनस C. क्या हो गया ये? C माइनस A इंटू माइनस CB, मतलब भाई B1 C2 और माइनस ऑफ माइनस AD, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC इक्वल्स टू A1 C2 यानी B माइनस D का होल स्क्वायर. थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो अपने आप करके देखो इसको. कंडीशन ये है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है, करेक्ट. अब यहां से कैन यू प्रूव द रिजल्ट? ये वाला 2 times B plus D will be equal to AC. देखो ट्राई करो, देखो पहुंच पाते हो. इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इन टर्म्स को, क्या मिलेगा? ACD माइनस BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस ABC इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD. ठीक है. एक चीज और हमको पता है, और वो ये है दैट सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इफ सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो we have another information which is discriminant is 0 and A square is equal to 4B. So we have this one also. A square equals to 4B. Now using these two, can you prove that 2 times B plus D is same as AC? Try karo. Let's see how tricky it may get. अभी नहीं लक. तुमने नोटिस किया होगा कि जो ACD और ABC है, if I take AC common, it will become B plus D, right? नोटिस किया होगा. फॉर द टाइम बीइंग चलो BC स्क्वायर और AD स्क्वायर को छोड़ते हैं. राइट हैंड साइड में भी आई कैन गेट B plus D होल स्क्वायर एटलीस्ट. भाई देखो मैक्सिमम टर्म्स B plus D कहेंगे तो अच्छा होगा ना. दिस वाज B minus D होल स्क्वायर, B plus D होल स्क्वायर minus 4BD minus 4BD. Now what? A square equal to 4B. देखा कहीं पे यूज उसका? A square equal to 4B. Last term में. ये 4B तो है.
तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर डी। तो लिखो, बताओ क्या आता है। दिस इज ए सी इंटू बी प्लस डी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। ओके, अब क्या करें? ध्यान रखो, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, इस बात को भूलो मत। 2 टाइम्स बी प्लस डी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप? फिर बी प्लस डी को एक साइड में, एक साइड पे और दूसरी। सॉरी, सारी बी प्लस डी वाली टर्म्स एक साइड पे और बाकी टर्म्स दूसरी। नहीं वो तो चलो ठीक है, कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, फाइन। जितनी जगह तुम बी प्लस डी और ए सी बनाओगे ना, माइनस एडी। हाँ ये हाँ सर, हाँ सर। इन दो टर्म्स में एडी कॉमन निकल जाएगा, करेक्ट? फिर फायदा क्या होगा? यस, कहीं तो कट हो जाएंगे सर। कट नहीं हो रहा है, दिस इज एडी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर डी, डिफरेंट है, कट नहीं हो रहा है। ओके, करेक्ट? ओके। तो यस, तो बी प्लस डी वाले टर्म्स एक साथ लेंगे। यस, हमें बी प्लस डी चाहिए मैक्सिमम टाइम्स। हमको बी प्लस, अगर हमको बी प्लस डी मिलेगा तो हमारा काम होगा। बी प्लस डी चाहिए हमको, यानी हाउ, और साथ में ए सी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो बी लिखा हुआ है ना, इसको देखो, इस बी को हम लिख दें अगर ए स्क्वायर बाई 4। अब आंसर हमारा आ चुका है, बहुत ही इजीली आ चुका है, बट मैं तुम्हें केवल ये कह रहा हूँ कि देखो हम स्टक कैसे होते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और हम फॉर्मूले पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फॉर्मूले से स्टार्ट किया और देखो हम कहाँ स्टक हो रहे हैं। अलजेब्रा में यही प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट? ए स्क्वायर बाई 4, मान लो मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 4 ए सी बी प्लस डी हो गया, यहाँ पे 4 ए डी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 4 टाइम्स बी प्लस डी होल स्क्वायर आ गया, और ये 4 ए स्क्वायर डी आ गया। ये डिवाइड बाई 4 था, मैंने इसको वो कर दिया। ओके, अब अगर तुम ये कहना चाहते हो कि सारी टर्म्स जो स्क्वायर वाली हैं उसको नेक्स्ट साइड लेना, जो ले लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आई थिंक कहीं पे एक मिस्टेक हुई है, ये कैंसिल होना चाहिए था यार, ए डी स्क्वायर वाली चीज। मैं वो फिर देखता हूँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हाँ राइट, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बिकॉज ये ए डी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर डी है। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो आंसर आएगा ही नहीं। ए स्क्वायर डी है, और अब ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है? मैं बता रहा था सर, कैंसिल हो। बिल्कुल 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 सही, आकाशवाणी थी ये। तो ये कैंसिल होगा, बिल्कुल सही बता रहे तुम। और देखो ये कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा काम भी हो गया, बिकॉज सारी टर्म्स को अगर हम लोग शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में, तो दिस इज ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हो कि ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज ac माइनस 2 टाइम्स बी प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ac इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी प्लस डी, हमने प्रूव कर दिया। बट कोई डाउट नहीं है अगर मैं पूछूं कि कौन सा मेथड बेटर था, है ना? कौन सा मेथड बेटर था, इसको सिंपल है, हमको समझ में आ रहा है कौन सा मेथड बेटर। तो कई बार ये सब थियरी पढ़ने के बाद भी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, हो सकता है कि उन थियरी को यूज ही ना हो। तुम सिंपली जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1 रूट इज कॉमन, 2 रूट्स आर इक्वल, उसके हिसाब से रूट्स को अज्यूम करो एंड यू विल गेट योर आंसर, मे बी इन लेसर टाइम, इन लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है भाई, चलो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, चलो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ वन रूट ऑफ दिस एंड दिस इज कॉमन, देन फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ h
अब इस बार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो सेम ही है एक तरीके से, दो क्वाड्रेटिक हैं, वन रूट इज कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। बट व्हाट्स डिफरेंट इज फर्स्ट क्वेश्चन में जहां पे सेकंड इक्वेशन में सारी नोन वैल्यूज थी, वी कैन इजीली फाइंड द रूट्स। सेकंड इक्वेशन में ऐसा नहीं, सेकंड इक्वेशन में वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक बिकॉज h दोनों में है। इन दिस क्वेश्चन अब तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो काम में लाई जा सकती है। अगेन देयर कैन बी ए बेटर मेथड। बेटर मेथड मतलब अगर तुम्हें वो कंडीशन याद ना हो तो कंडीशन जो डिराइव की थी हमने उस मेथड से लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट चलो अब एक बार जरा कंडीशन यूज करके मुझे दिखा लो आंसर क्या आता है, h की वैल्यू क्या आती है। यूज दैट कंडीशन, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1 equals to a1 c2 minus a2 c1 whole square. Use it for this question. Question 3. एक क्वेश्चन मैंने उसमें दिया था यार, नेचर और रूट्स में तुम्हें करने को दिया था, याद है? तुमने किया वो क्वेश्चन? मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था उसमें, लास्ट में कहा था कि तुम लोग ट्राई करना अपने आप। नेचर ऑफ रूट्स, जहाँ पे कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स थी, तुमने सॉल्व किया? देखो भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, क्वेश्चन क्या था वो। x square minus hx minus 21 equal to 0, x square minus hx minus 21 equal to 0 and x square minus 3hx plus 35 equal to 0. It is given that h is positive. Question में लिखा हुआ है yes, h is positive. One root is common. Find the value of h. कंडीशन देखते हैं कितनी मुश्किल है अप्लाई करना। देखो a1 b2 1 into minus 3h minus 1 into minus h तो plus h into b1 c2 यानी कि minus 35h राइट प्लस सॉरी वापस माइनस हो गया, तो minus 21 into minus 3h है ये, तो ये प्लस हुआ बट ऑलरेडी यहाँ माइनस था, है ना? तो ये 63h हो जाएगा, minus 63h, सही है ना? एंड दिस इक्वल्स टू a1 c2 यानी 1 into 35 minus a2 c1 प्लस 21 का होल स्क्वायर। अब ये देखो भाई क्या आ रहा है, क्या आ गया यहाँ पर, -2h इंटू माइनस 98h इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, 56 का स्क्वायर, है ना? तो ये क्या है 98 इंटू 2 मतलब 196h स्क्वायर, मतलब दिस इज 14h का होल स्क्वायर इक्वल टू 56 स्क्वायर। 14h होल स्क्वायर इक्वल टू 56 स्क्वायर, सही कहा मैंने, 196। So what is the value of h? H equals to plus minus 56 by 14. That is क्या करना, h equals to plus 4 only because it is given that h is positive. So not bad. इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करना इज नॉट बैड, है ना? फॉर्मूला यूज करो, आंसर तक पहुंच जाओ डायरेक्टली, समझा? हाँ Yes, sir. ओके गुड। चलो अभी ये फोर्थ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। यार किसी को याद है वो क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन था वो। वो जो 170 क्वेश्चन वाला असाइनमेंट में था। नहीं उसका नहीं कह रहा हूँ मैं, एक और स्लाइड जो उसकी पिछली स्लाइड थी वो नहीं भेजा ही नहीं था वो प्रेजेंटेशन का कॉपी नेचर ऑफ, अच्छा मैं भेजा ही था, बट क्वेश्चन का मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन जो छोड़ा था। चलो ठीक है अभी देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, तो फिलहाल इसको ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड अ सम ऑफ द थ्री कॉमन रूट्स। सिमेट्री है देखो, p q r q p r r q p। देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ ऐसा है कि फोर्थ क्वेश्चन में x square plus px plus qr equal to 0, then x square plus qx
plus PR equal to 0, and then x square plus RX plus PQ equal to 0. Now every two equations have a common root, so there is a possibility ऐसा कुछ, मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ मान लो बीटा गामा है, these two are same, और सेकेंड थर्ड में देखो ये गामा है, तो यहाँ भी गामा है, बट फिर फर्स्ट और थर्ड में भी कुछ कॉमन है, तो यहाँ भी फिर अल्फा होगी, कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज एक और पॉसिबिलिटी, और वो क्या है, एक और पॉसिबिलिटी, और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 0। बताओ भाई, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? Think. अल्फा कॉमन है। Yes. If alpha is common in all the roots, alpha beta, alpha gamma, alpha delta, ऐसा मान लो। So alpha is the only common root. It is also possible. ये भी हो सकता है ना? तो दोनों ही केसेस में how will you solve? Suppose first case है, now tell me, how will you start? कैसे करोगे? Should we use condition for common roots या फिर sum of roots, product of roots, कैसे start करना चाहिए? भाई क्वेश्चन देखो एक बार फिर, क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है? Find, अच्छा, find a sum of three common roots. अब इस केस में अल्फा अल्फा इज कॉमन, बीटा बीटा इज कॉमन, तो इस केस में हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस केस में हमें क्या निकालना होगा? ऑब्वियसली अल्फा अल्फा कॉमन, अल्फा अल्फा कॉमन, अल्फा अल्फा कॉमन, तो इस केस में हमको 3 अल्फा निकालना होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, सम ऑफ कॉमन रूट्स मतलब इफ यू टेक पेयर वाइज, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, और इन दोनों में भी अल्फा कॉमन है। इस केस में 3 अल्फा निकालना है, और इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। क्वेश्चन तो ये है। नाउ इफ आई टेक सम ऑफ, यस यस व्हाई नॉट, सम लेके हम स्टार्ट करें अगर। फॉर फर्स्ट केस देखो ना, अगर हम सम लेके स्टार्ट करते हैं तो केस 1, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस पी। व्हाट इज बीटा प्लस गामा? सिमिलरली माइनस क्यू। व्हाट इज गामा प्लस अल्फा? इट इज माइनस आर, राइट? सम ऑफ रूट्स आ गया भाई। Add these three. 2 times alpha plus beta plus gamma is minus of p plus q plus r, and alpha plus beta plus gamma equals to minus of p plus q plus r by 2. और तो पता है कि ये क्वेश्चन जो है जेई में आ चुका है, और ये मल्टीपल चॉइस में था, तो मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन ये भी रहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, था शायद ये ऑप्शन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2। इसके अलावा और भी ऑप्शन थे। आई मीन for alpha plus beta plus gamma there are more possibilities because we are completely ignoring the product of roots. और उसको देख लेते हैं ना एक बार, वो क्या है? alpha beta is qr, beta gamma is rp, and gamma alpha is pq. अब तुम कहोगे इससे मतलब क्या है? हमको तो समझ चाहिए था, बट कुछ ना कुछ तो हो सकता है। सोचो, इन तीनों से तुम कुछ कर सकते हो, इन तीनों इक्वेशन से। What if you multiply these three equations? तो फिर पी क्यू आर निकल आएगा सर। पी क्यू आर इक्वल टू अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, प्लस माइनस। इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू, अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आर होल स्क्वायर आएगा, which implies alpha beta gamma equals to plus minus p q r, and this is a very good result because alpha beta है हमारे पास। इस रिजल्ट से इनफैक्ट में गामा ही मिल जाएगा। देख रहे हो, गामा की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मिली गामा की वैल्यू? इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू आर,
if alpha beta equals to QR, what is value of gamma? Gamma equals to simply plus minus p, right? Similarly, अगर beta gamma equals to RP, substitute कर दो beta gamma को, you'll get alpha equals to plus minus q, and then similarly beta equals to plus minus r. So इस बार क्या आ गया भाई? So alpha plus beta plus gamma equals to क्या आ जाएगा? Either plus or minus p plus q plus r. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरफ से आंसर आ रहा है माइनस ऑफ p plus q plus r by 2 और एक तरफ से आंसर आ रहा है प्लस माइनस p plus q plus r. How is it possible? Is it possible? Is it possible that plus minus p plus q plus r equals to minus of p plus q plus r by 2? हैं? अगर ऐसा हुआ, सारे जीरो, यस सारे जीरो मतलब इनका सम जीरो, इसका मतलब है भाई p plus q plus r जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? और कोई तरीका तो है नहीं. अरे तुम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस लो या माइनस लो, p plus q plus r जीरो आएगा. तो यहीं पर उसने थोड़ी बेवकूफ बनाने की कोशिश की. एक ऑप्शन दे दिया p plus q plus r by 2, एक ऑप्शन दे दिया p plus q plus r, एक ऑप्शन दे दिया माइनस p plus q plus r, एक ऑप्शन दिया जीरो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो किसी ने जल्दी में इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन मार्क कर दिया और खत्म कर दिया, तो उसको एक मार्क तो मिला, लेकिन फिर उसके बहुत सारे मार्क्स मिस हो गए. तो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कॉमन रूट्स का क्वेश्चन है, इसमें कंडीशंस भी आएगी, कोएफिशिएंट्स के बीच में कंडीशन भी आएगी. तो p plus q plus r इक्वल टू एक बार जीरो हो गया, तो फिर सिंपल सी बात है कि जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो जीरो है. जिस भी ऑप्शन में p plus q plus r हो, बाई 2 हो, इनटू 2 हो, माइनस हो, जो भी हो, वो सारे ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज p plus q plus r जीरो है. अब जरा इमेजिन करो कि हमने, ठीक है, हमने ये अल्फा बीटा गामा वाला काम ना किया होता, हमने कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स यूज की होती, तो हमें क्या मिलता? और यूज करते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, क्या था बताओ मुझे? q माइनस p, राइट? यहां से देखो b1 c2 p स्क्वायर r माइनस q स्क्वायर r इक्वल्स टू क्या था? a1 c2 यानी pr माइनस qr का होल स्क्वायर. जरा इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आता है. इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या मिल रहा है. q माइनस p, तो मैं लिखता हूं उसको यार, और q माइनस p इंटू सेकेंड फैक्टर में क्या कॉमन था? r कॉमन निकालो तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. r कॉमन निकाल लिया तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा? pr माइनस qr होल स्क्वायर. तो टेक r कॉमन अगेन, r स्क्वायर इंटू p माइनस q होल स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू p माइनस q होल स्क्वायर. तो ध्यान से ना, ये क्या हो गया? ये क्या बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे p माइनस q है तो बेटर होगा माइनस लिख के इसको p माइनस q बना देते हैं. r p माइनस q मीन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज व्हाट? p प्लस q इंटू p माइनस q. तो ये p माइनस q होल स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू p माइनस q होल स्क्वायर. करेक्ट. लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशंस टू राइट हैंड साइड, एंड व्हाट डू यू गेट? r स्क्वायर p माइनस q होल स्क्वायर प्लस p माइनस q होल स्क्वायर इंटू r इंटू p प्लस q इक्वल्स टू 0. And now we can take common r p minus q whole square, और क्या बचा यहाँ पे? r plus p plus q equal to 0. करेक्ट. ये कंडीशन कब आई? ये कंडीशन तब आई जब तुमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया. फर्स्ट और सेकंड को कॉमन रूट्स की कंडीशन लगाई और ये रिजल्ट आया. कैन यू टेल मी, अगर हम सेकेंड और थर्ड में कंडीशन लगाते हैं कॉमन रूट वाली, तो जस्ट पे ऑब्जर्वेशन, कैन यू टेल मी कंडीशन क्या आएगी? केवल ऑब्जर्व करके ध्यान दो. फर्स्ट सेकंड में क्या था?
यहाँ पे P था और यहाँ पे Q था, सेकेंड थर्ड में यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। कैन यू टेल मी क्या आएगी सेकेंड थर्ड के लिए कंडीशन सिमिलरली, क्योंकि अगर तुम्हें ये काम आ गया तुम बहुत सारा एफर्ट बचा लोगे। क्या आएगा पता है? यहाँ पे आ रहा है P R, into Q minus R whole square P plus Q plus R। परफेक्ट। और थर्ड में क्या आएगा फिर इस हिसाब से? Q इंटू R माइनस P होल स्क्वायर इंटू P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना भाई? तीनों कंडीशंस मुझे बताओ कब सेटिस्फाई होंगी, टेल मी। When P Under plus Q what? plus R equal to 0. इज इट द ओनली कंडीशन और कुछ भी हो सकता है? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 हुआ तो ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और P equal to Q equal to R। वेरी गुड, P इक्वल टू Q इक्वल टू R भी एक पॉसिबिलिटी है, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R भी एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उस केस में देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये भी है कि R 0 हो गया, और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, पता है क्या? जैसे मान लो R 0 हो गया तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, R 0 हो गया, मान लो P भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, R 0 हो गया, P 0 हो गया। अगर R और P दोनों 0 हो गए तो R माइनस P होल स्क्वायर अपने आप 0 हो जाएगा, फिर Q कुछ भी होता रहे, R equals to P equals to 0 and Q can be any real number। अभी भी ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? बताओ, सेटिस्फाई होगी ना? अगर R 0 हो जाए, P 0 हो जाए तो फर्स्ट टू इक्वेशन 0 हो गई, बट थर्ड इक्वेशन तो फिर ऑटोमेटिकली 0 हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे R माइनस P था, R और P हमने 0 कर दिए ऑलरेडी। तो पहली ये है कि P प्लस Q प्लस R 0, दूसरा P इक्वल टू Q इक्वल टू R, तीसरा कोई दो 0, आई एम नॉट सेइंग R एंड P ओनली, इट कैन बी PQ, इट कैन बी QR, कुछ भी दो 0 हो और तीसरा कुछ भी हो, तीसरा कुछ भी हो, तब भी तीनों इक्वेशंस में कॉमन रूट रहेगी। ठीक है, तो कॉमन रूट्स का सम क्या आएगा इन ऑल दीज केसेस? कॉमन रूट्स का सम क्या आएगा फिर? अगर हम इस केस पे जाएंगे जहां पे P प्लस Q प्लस R 0 आ रहा है, वो हम निकाल चुके हैं, उस केस में कॉमन रूट्स का सम 0 आ जाएगा। ये कौन सा केस है जहां पे P इक्वल टू Q इक्वल टू R हो गया? वो देखते हैं P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R होने पे होगा क्या उन तीनों इक्वेशंस का। ये हम अब क्वेश्चन को जो है पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x स्क्वायर माइनस px प्लस QR। अब P इक्वल टू Q इक्वल टू R है, हम ये कंडीशन ले लें, if P इक्वल टू Q इक्वल टू R, फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर माइनस px प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड बन जाएगी x स्क्वायर माइनस px प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड बन जाएगी x स्क्वायर माइनस px प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट भी अल्फा बीटा है। सिंपल सी बात है, तीनों इक्वेशन सेम हो गई। क्यों? P इक्वल टू Q प्लस px था ना? प्लस था क्या? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, हाँ प्लस था, तो प्लस कर लो। लेकिन P इक्वल टू Q इक्वल टू R क्यों आ रहा है, तुम्हें समझ में आया? P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R में हुआ क्या? तीनों इक्वेशन सेम हो गई, और अगर तीनों इक्वेशन सेम हैं तो ऑब्वियसली कॉमन रूट तो होगी, मतलब रूट्स ही सेम हो गई फिर तो। ठीक, अगर R इक्वल टू 0 हो, P इक्वल टू 0 हो और Q कुछ भी हो, if R इक्वल्स टू 0, P इक्वल टू 0 एंड Q कैन बी एनीथिंग, Q को हम Q रहने देते हैं। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? R स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस 0 प्लस वो भी 0, तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड आएगी x स्क्वायर प्लस qx और प्लस pr, वो 0 हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड हो जाएगी x स्क्वायर प्लस rx, r 0 है और p ये भी 0 हो गया। इस केस में क्या हुआ देखा तुमने? इसकी सेम रूट्स हैं 0 0, इसकी रूट्स हैं 0 कॉमा माइनस q और इसकी रूट्स हैं 0 0। एक बार फिर तुम्हारा आंसर चेंज नहीं हुआ, देख रहे हो? सर इस केस में तो क्यों नॉन रियल नंबर भी हो सकता है? इस केस में क्यों नॉन रियल नंबर भी हो सकता है? हाँ, क्यों कुछ भी होता है।
लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन रूट्स, तो कॉमन रूट तो यही हुई ना, 0 0 एंड 0, सो व्हाट इज द सम ऑफ कॉमन रूट्स? 0। एक बार फिर आंसर 0 आ गया, लेकिन इस केस में सम ऑफ कॉमन रूट 0 नहीं आएगा, इसलिए PQR को डिस्टिंक्ट यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया, ईच हैव अ कॉमन रूट, यस PQR आर डिस्टिंक्ट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वहां मेंशन नहीं होगा, है ना। तो कोई पॉसिबिलिटी मिस मत करो, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जो हो। PQR अगर डिस्टिंक्ट है तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, ये पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, केवल ये पॉसिबिलिटी बचेगी और फिर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, एडवांस में डेफिनेटली टाइम लगता है, और एक बार फिर कंडीशंस निकालकर हम आंसर तक पहुंच गए आराम से। केवल वही नहीं, अगर हमने सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज किया तो भी हम आंसर तक पहुंच गए। बट प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड में अभी हमने केवल केस वन देखा है, राइट। हमने केस 1 को असेस किया, अभी केस 2 बाकी है। जब तुम केस 2 को भी असेस करोगे तो जो बच्चे हुए रिजल्ट्स हैं जो हमको यहाँ मिले हैं, ये वाले रिजल्ट जो हैं वो तुम्हें केस 2 में मिल जाएंगे। तो ये कॉमन रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, मेन के और एडवांस के। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आए हैं, वो क्वेश्चंस तो अपने आप ट्राई करना। कॉमन रूट्स पे फिलहाल इतना ही था, ठीक है। अब ट्रू वाला क्वेश्चन मिल गया। मिल गया क्वेश्चन? हाँ, क्या क्वेश्चन था भाई, बताओ मुझे। अरे एक मिनट, मुझे इतना तो याद है कि क्वेश्चन अच्छा था और मैंने कहा तुम लोग ट्राई करना, और तुमने स्क्रीनशॉट लिया था, बट शायद तुम्हें याद नहीं रहा। आई थिंक ऐसा कुछ था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b नहीं सर, x square plus इक्वल टू ax 0। plus b is equal to 0, then find the maximum possible values of b square। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने क्लास में किया था, ये सर मैक्सिमम आप पॉसिबल थर्ड b वाला स्क्वायर। बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं थर्ड बोल रहा हूँ। सर तो If x x square square minus ax minus plus b is 10a equal to plus 0 b और x square minus bx plus a is equal to 0 have distinct positive integer roots, find all positive integers। दोनों के इंटीजर रूट्स, इंटीजर लिखा था या पॉजिटिव इंटीजर लिखा था? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, मतलब ये है कि दोनों ही इक्वेशंस की रूट्स जो हैं, रूट्स आर नेचुरल नंबर्स। सही है, फॉर बोथ इक्वेशंस। देन फाइंड ए बी, है ना, फाइंड ए एंड बी। मतलब जो उसकी दो रूट्स होंगी, मान लो अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स होंगी गामा एंड डेल्टा। ऑल रूट्स आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 100 101 जो भी है, सब कुछ नेचुरल नंबर है। तो फाइंड ए बी, टेल मी हाउ विल यू सॉल्व इट, ये करके दिखाओ। किसने ट्राई किया? इसमें कुछ अनइक्वल लिखा हुआ था क्या? नेचुरल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। Sir, distinct roots. डिस्टिंक्ट ना, रूट्स आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। अब ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। टेक योर टाइम, आराम से करो। और अपना आर्मो वाला असाइनमेंट कहाँ पहुंचा भाई? इस संडे हो नहीं पाया, ट्रैवलिंग एक्चुअली। अभी करता हूँ डिस्कशन, क्लास से पहले एक बार डिस्कशन रखते हैं आर्मो वाले असाइनमेंट का, जो लोग अटेंड कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? हिंट्स तो भेज दिए थे ना? हेलो,
ओके बताओ मुझे अप्रोच क्या है, कैसे स्टार्ट किया? और कुछ बोलो ना, स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ? और इंटीजर रूट्स का कंडीशन लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0. Discriminant is perfect square, not just greater than 0. It should be a perfect square, है ना? ओके तुम ये कह रही हो कि हमने लगा दिया कंडीशन है that a square minus 4b is a perfect square and b square minus 4a is also a perfect square. Now ये तो ठीक है. इसके पहले में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर सेम साइड आते थे और उधर एक कांस्टेंट आया था तो हमारा काम हो जाता था. इस बार प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर a स्क्वायर के साथ 4b है. अगर a की टर्म होती तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते, कुछ कर लेते, और b स्क्वायर के साथ 4a है. समझ रहे हो, ये दिक्कत है. सर हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? क्या दोनों के x सेम है? नहीं सर, बट सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो दो आए a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू i1 स्क्वायर, अच्छा इसको कह रहे हो? हाँ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे a प्लस b तो कॉमन निकल आएगा. a प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस b कॉमन निकलेगा ना. अगर सब्ट्रैक्ट करोगे सॉरी a माइनस b कॉमन निकलेगा. बट प्रॉब्लम है कि राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं होगा ना. i1 i2 हमारे पास नहीं है. I mean ट्रायल एंड एरर से निकालने की कोशिश. कितने ट्रायल, कितने मतलब a b अननोन है, i1 i2 भी अननोन है. कितने सारे ट्रायल एंड एरर, बहुत सारा हो जाएगा. बट सर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा ना, तो उसमें तो करो, चलो ट्राई करो, देखो करो मैं ट्रायल एंड एरर. प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल एंड एरर में तुम्हें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि देयर आर नो मोर केसेस पॉसिबल. मानो तुमने एक दो आंसर निकाल लिए, ठीक है, but then you have to show, then you have to prove that there are no more possibilities. Then it's fine, then trial and error is also fine, कोई दिक्कत नहीं है. देखो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरीके से कोई बुरा नहीं है, लेकिन फंस जाओगे. इस तरीके से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो फंस जाओगे. कुछ और सोचना पड़ेगा. सोचने का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई. ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेगी? ट्रांसफॉर्मेशन करेगी तो आई मीन अल्फा बीटा की गामा जगह पे 1 होना चाहिए था. तो एक्चुअली अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं है यहाँ पे. हाँ अगर मान लो bx स्क्वायर और ax ऐसा कुछ होता, मतलब ये कोएफिशिएंट्स फ्लिप हो जाते, अल्फा इज 1 बाय गामा, ऐसा कुछ दिख जाता तो अलग बात है. तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ, बिकॉज तुम नेट पे सर्च करना, ठीक है, इसको नेट पे भी सर्च करना, बिकॉज इसका जो मेथड फार्मूला लगाएंगे ना इसमें, तो फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a एंड गामा डेल्टा इक्वल टू a. अल्फा प्लस बीटा इज a, अल्फा बीटा इज b, गामा प्लस डेल्टा इज b एंड गामा डेल्टा इज a. अभी क्या करें? सर इधर उधर ट्रांसपोर्ट करके कुछ करने मतलब यही कर सकते हैं ना हम ज्यादा. ट्राई किया था मैंने. हाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और यहाँ से आएगा गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा बीटा.
सेकंड इक्वेशन आ गई। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ हो सकता है, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है, यहां से भी कुछ हो सकता है। इट्स अ वेरी स्पेशल इक्वेशन, जो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा चार चार वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन दो ही हैं, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बट सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि वो चारों नेचुरल नंबर्स हैं। 1 और 2 अगर सेटिस्फाई करे तो मतलब रैंडमली इसमें वैल्यूज डालना स्टार्ट किया तो फायदा होगा। बिल्कुल सही है प्रदेश, ये अगर सेटिस्फाई कर गया ना तो हो सकता है सेटिस्फाई कर गया, तुम्हारा आंसर भी आ गया, बट हाउ विल यू मेक श्योर दैट देयर वोंट बी एनी मोर सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन मान लो आ भी गया तो उसके बाद और नहीं आएंगे, यू हैव टू इंश्योर। अगर तुमको स्टेटमेंट देते हो कि हाँ भाई इसके अलावा और कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आई एम ओके विद दैट, है ना। 1 2 तुम कहाँ रख रही हो बताओ मुझे। 1 2 किसको रख रही हो, अल्फा बीटा को। अल्फा बीटा को अगर हम 1 2 रखते हैं तो गामा डेल्टा क्या रख रहे हैं फिर? मैं बताऊं सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 1 5 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, 2 + 3 5, 1 × 5 is 5, 1 + 5 is 6, 2 × 3 is 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अल्फा बीटा 2 3, गामा डेल्टा 1 5 सेटिस्फाई कर रहा है। पर ये सेटिस्फाई कर गया, मान लो हमने आंसर लिख भी दिया, हाउ कैन यू इंश्योर, हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर आर नो मोर सॉल्यूशंस। एक ही है या दो ही हैं या तीन ही हैं, जो भी हैं उतने ही हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नहीं है। हाउ कैन यू प्रूव दैट? बिकॉज़ अगर हम ऐसा इस बात का हेल्प लेंगे ना कि नेचुरल नंबर से हाँ? उसमें ये बात का हमें कुछ भी सर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है को मतलब सेंटेंस को। इसमें मतलब पहले इक्वेशन के रूट्स का सम दूसरे इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है और वाइस वर्सा। हाँ वाइस वर्सा, करेक्ट, बात सही है। तो ठीक है, एक बार फिर मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए। तुम इस क्वेश्चन को फिर, ये तो नोट्स मैं भेज दूंगा, अभी लास्ट टाइम भेजा ही था, और तुम नेट पे भी जाओ, नेट पे भी तुम सॉल्यूशंस डालो, कहीं ना कहीं कुछ जरूर मिलेगा इसका, समझने की कोशिश करो। गेट बैक टू मी बिकॉज़ आई वांट टू नो कि मेरा जो सॉल्यूशन है और जो उनका सॉल्यूशन है उसमें मतलब अगर सेम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे लगता है मैंने जो सॉल्यूशन निकाला वो बेटर था, एक दो लोग और कहीं से लेके आए थे। तो एक बार तुम्हारे सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, फिर अपना मेथड में बताता हूं। अगर तुम उस पर डायरेक्टली पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, पहुंच सकते हो, कोई बहुत इतना ट्रिकी भी नहीं है कि तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, शायद तुम्हें टाइम दिया नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल ऑब्वियसली ओलंपियाड है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हिडन ट्रायल की बात आती है तो तुम इवेंचुअली 2 3 1 5 तक पहुंच जाते और तुम अपना आंसर मार्क कर देते। तो जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव इन नेचर है। तुम प्रूव करो कि इसका एक ही सोल्यूशन है या दो ही सोल्यूशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये उस तरह का क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एनीवेज, तो उसको तुम फिर से ट्राई करो, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कॉमन रूट्स पे हमारा फिनिश हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट भी आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दिस इज graph of a quadratic, graph of a quadratic. Should not be surprised. Graph of a quadratic मतलब quadratic equation का graph नहीं। If I say plot x square plus x minus 2 equal to 0, plot x square plus x minus 2 equal to 0, can you plot it very easily? पता है कैसे? ये क्या है? x minus 1, का वैल्यू 2 है लास्ट क्वेश्चन का। किसका वैल्यू? b का वैल्यू 2। भाई मैंने कहा ना, भाई अगर तुम इसको तुम रखोगे 2, इसको 3, इसको 1, इसको 5, तो देखो ना, a सम ऑफ रूट्स यानी 5 और 6 आंसर आ गया। a is 5, b is 6, या फिर a is 6, b is 5।
एक आंसर आ गया हमारा। तो ठीक है, उसको बाद में करना, ठीक है, उसको बाद में करना। मैं पहले तुम्हें ग्राफ प्लॉटिंग पे जा रहा हूँ वापस, और ग्राफ प्लॉट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम 12th के पास जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे, ग्राफ प्लॉटिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ प्लॉटिंग हमें ढंग से आनी चाहिए, और उससे पहले तो समझ में आना चाहिए कि हम ग्राफ, जब हम बोलते हैं ग्राफ प्लॉट करना है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है। इफ आई से ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक, I don't mean to say that you have to plot the graph of a quadratic equation. The reason is, you can see, ये क्या लिखा हुआ है, x equals to 1 or x equals to -2. And I think anybody can plot x equals to 1. What is x equal to 1? X equal to 1 is a line parallel to y-axis. Yeah, this is x equal to 1. What is x equal to -2? ये -1 हो गया, -2 हो गया. This is x equals to -2, है कि नहीं? प्लॉट हो गया, खत्म. So it's not about plotting the graph of a quadratic equation. We want to plot the graph of a quadratic expression. When I say graph of a quadratic, it doesn't mean ये equal to 0 करना है. It means instead हमें ये करना है. Let's start with a very basic quadratic. Y equals to x square. We are going to graph a relation between x and y. Obviously यहाँ पे अगर y 0 हो गया तो ये quadratic equation बन जाएगी, x square equal to 0. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. Let's plot y equals to x square and see how this graph goes. Because जब भी तुमने y equal to x plot किया होगा, तुमने y equal to x plus 1 plot किया होगा, you must have observed in 10th standard that linear relation between x and y is going to give you a straight line. But this time we do not have a linear relation because यहाँ पर x square है. Let's see, अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता क्या है. ग्राफ को प्लॉट करने का वही बेसिक मेथड, हम x की वैल्यू रखेंगे और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी, उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम उनको ज्वाइन कर देंगे. रैंडमली जितने ज्यादा पॉइंट्स प्लॉट करोगे उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा. देखो, x is 0, y is 0, x is 1, y is 1, x is -1, y is +1, 2 पर 4, -2 पर 4, इतना बहुत है. देखो, तो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन 0,0, नेक्स्ट पॉइंट हो गया 1,1, राइट, 1,1, और उसी के साथ सिमेट्री है, -1,1 भी आ गया. देन 2,4, ये रहा मान लो 2,4, दिस इज 2,4, और 2,4 के साथ साथ मैं बस ये भी है -2,4. चलो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. देखो, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी बिकॉज ये लीनियर नहीं है, तो उसको थोड़ा कर्वेचर देते हैं, एक ऐसा कुछ, और यहां से इसको ज्वाइन करते हैं. ये सेम ही आने वाला है क्योंकि वैल्यू सेम है, लेफ्ट राइट में. इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होना चाहिए, आगे ऐसे कुछ जाएगा. व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज कॉल्ड अ पैराबोला. सुना है? हाँ सर, सुना होगा. y equals to x square का ग्राफ हमने प्लॉट किया. बहुत ही बेसिक था, प्लॉट करना इजी था. पॉइंट्स को डाला, ज्वाइन कर दिया. ऑब्वियसली कर्व्ड है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती. y equal to x square ग्राफ जो है पैराबोला है. एक्चुअली इफ यू ग्राफ एनी क्वाड्रेटिक, एंड व्हेन आई से क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. y equals to, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज लिखा हो y equals to x square -1, y equals to x square -1. चलो इसको प्लॉट करते हैं. y equals to x square -1 को प्लॉट करते हैं. प्लॉट करने के लिए एक बार फिर वही टेबल फॉर्म करते हैं. बताओ मुझे. 0, -1, +1, 0, -1, 0. सर 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा आपकी केस में. नॉट लेफ्ट. देखते हैं. Sir, 2, down, right? ग्राफ नीचे yes, शिफ्ट होएगा. डाउन, करेक्ट. ये देखो, इतने पॉइंट्स काफी हैं.
तो x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू -1, ये देखो 0, -1, 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, -1 पर भी इसकी वैल्यू 0 है, 1, 0, -1, 0, 2 पर इसकी वैल्यू है 3 रख लो, तो 2 पर इसकी वैल्यू 3 है, और -2 पर भी इसकी वैल्यू 3 है। ये ज्वाइन कर दो, सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अगर तुम इसको कंपेयर करो, ये बिल्कुल सेम ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दिया जाए तो ग्राफ डेफिनेटली ऐसा बन जाएगा, बन नहीं है। देखो ये वैल्यू 3 हो गई, जबकि यहाँ पे वैल्यू 4 थी, ये वैल्यू 0 थी, और अब देखो ये बन गई है -1। तो ये शिफ्ट जरूर हुआ है, बट एक्स एक्सिस पे नहीं, राइट और लेफ्ट को शिफ्ट नहीं हुआ, ये डाउन शिफ्ट हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये -1। अब ये सब चीजें खैर जब हम ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे तो हम पढ़ेंगे इस बारे में, बट फिलहाल इस चीज को नोटिस करो कि हर केस में तुम्हें पैराबोला मिल रहा है, हर केस में तुम्हें यहाँ पर पैराबोला ही मिल रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y इक्वल्स टू -x² -x + 2 का, -x² -x + 2। टेल मी, पॉइंट्स है क्या कुछ? हो जाएगा, नीचे फेस करेगा। करेक्ट। सो ये रहा तुम्हारा, देखो x इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करो। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या आ रहा है 1 पर 0, 1 पर ये 0 आ रहा है। -1 रखोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा वापस, और 2 रखोगे तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, और -2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 रखोगे तो क्या आएगा भाई 0, तो एक -3 रख लो। -3 पे क्या आएगा, -3 पे क्या आ रहा है बताओ? -3 पे क्या आ रहा है -4, सही है। और प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। देखो 0 पर इसकी वैल्यू 2 है, 0 पर इसकी वैल्यू है 2, ये रहा 0, 2, ठीक है, और 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो ये रहा 1, 0, -1 पर इसकी वैल्यू फिर से 2 है। इंटरेस्टिंग, -1 पर इसकी वैल्यू फिर से 2 आ गई, -1 पर 2, और 2 पर इसकी वैल्यू है -4, 2 पर इसकी वैल्यू सडनली बहुत ये नेगेटिव पहुंच गई, 2 पर इसकी वैल्यू है -4। देन -2 पर 0 है, -2 पर देखो ये 0 है, -2, 0, ये पॉइंट हो गया। देन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने ले लिया, बिकॉज 0 से नीचे आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। -3 पर देखो इसकी वैल्यू क्या है, -3 पर एक बार फिर इसकी वैल्यू -4। Now if you join these points, देखो यहाँ से मैं ज्वाइन करता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसा ज्वाइन करता हूँ, और यहाँ पे ऐसा ज्वाइन किया जाए, ये ज्वाइन कर दिया। ऑब्वियसली बीच में हमने पॉइंट्स रखे नहीं है, बट ऐसा नहीं ग्राफ बीच में है नहीं, -1 और 0 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, -½ है, सब कुछ है। ये ग्राफ डेफिनेटली कनेक्ट होगा, ग्राफ कनेक्ट होगा, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। Now once again स्ट्रक्चर सेम है, but this time it is heading downward. अगर तुमने ऊपर वाले एग्जाम्पल देखे हो तो ये सारे ग्राफ जो थे वो हेडिंग अपवर्ड थे, they were upward। ये अपवर्ड था, ये भी अपवर्ड था, बट ये ग्राफ डाउनवर्ड आ गया। अभी पैराबोला ही है, इसको भी पैराबोला ही बोलेंगे, पैराबोला ही है, पर ये डाउनवर्ड है। Can you tell me, I mean, without plotting the graph, can you tell me what, I mean, why this graph is heading downwards, but these two graphs are heading upward? What difference is there? क्या हो गया?
कोएफिशिएंट ऑफ x square is negative. Coefficient of x माइनस square. है. तो क्या केवल एक कोएफिशिएंट से इतना फर्क पड़ जाएगा? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बताओ मुझे. हाउ कैन यू जस्टिफाई? तुम्हारा रीजन बिल्कुल सही है, बट मैं रीजन को जस्टिफाई तो करो. तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 था, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, तो ये हेडिंग अपवर्ड है. यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड हो गया. Why? ऐसा क्यों? मतलब x के कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से अपवर्ड का डाउनवर्ड हो गया. ऐसा क्यों? Explain it to yourself and then to me. क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन क्या है? सर पहले ऊपर जा रहा था, मतलब जैसे हम x की वैल्यूज बढ़ा रहे थे वैसे y भी बढ़ रहा था. अब हम x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है. करेक्ट. यहाँ पर x पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, हम x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं. जैसे ही तुम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ प्लग इन करते हो, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू डाल दी 100. एक बार इमेजिन करो तुमने x को 100 डाल दिया. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन वेरी लेमन टर्म्स. में कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें पता नहीं. कुछ लोगों को पता होंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं जानबूझकर बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि सोचो ग्राफ का स्ट्रक्चर. ग्राफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स. नाउ इफ दिस ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? It goes to -infinity, right? Theoretically, it goes to -infinity. And this graph is going upwards. This graph is going upwards. What does that mean? It goes to +infinity. तो justification यही तो होगा कि हम ये prove कर दें कि हाँ भाई ये +infinity को जाएगा और हाँ भाई ये -infinity को जाएगा. What is -infinity? What is +infinity? For you, +infinity is a very, very large positive number. -infinity is a very, very large but negative number. तो जैसा उसने कहा अभी, या खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, पुट x इक्वल टू 100. अगर तुम यहाँ पर x को रखते हो 100, अनडाउटेडली y की बहुत बड़ी वैल्यू आएगी बट नेगेटिव आएगी. -100 स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी. बट यही चीज तुम यहाँ पे करोगे, x को अगर तुम 100 सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम देख सकते हो 100 स्क्वायर -1 इज अगेन ए वेरी लार्ज वैल्यू बट पॉजिटिव. That ensures कि हाँ भाई ये जो है +infinity को जाए, ये x की बड़ी वैल्यू पर y की हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी. एंड नॉट ओनली बड़ी वैल्यू, मतलब x की +infinity नहीं, x को अगर तुम -infinity या माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू डालते हो, मान लो तुम 100 डाल दो या -100 डाल दो, फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि -100 का भी स्क्वायर होगा तो +100 स्क्वायर ही आएगा ना. तो कहने मतलब ये है कि x +infinity को जाए या फिर -infinity को जाए, y हमेशा +infinity को ही अप्रोच करेगा. और अगर इस केस को देखोगे तो इसमें क्या होगा? अगर तुम x को +infinity पे ले जाओगे या -infinity पे ले जाओगे, तो उस केस में y जो है वो -infinity को अप्रोच करेगा. That's why what matters is coefficient of x square only, because it is the largest term. In any quadratic expression, x square is the largest term. As you increase the value of x, obviously x square will increase comparing to x or comparing to constant term. तो यहाँ से मैं ये चीज समझ में आई इतने एग्जांपल्स देखने के बाद कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ हमने क्या क्या अभी तक नोटिस किया है कि अबाउट द इन जनरल अबाउट द ग्राफ ऑफ y equals to ax square plus bx plus c, what we have noticed. So first is graph is a parabola. It is called a parabola. Okay, now you know what is a parabola. Tell me, where do you see a parabola? Parabola देखा कहीं? Do you know any object near to you which is in the shape of parabola in a scientific instrument? What cleaner? कौन सा?
क्या बोला उसने? टंग क्लीनर। साइंटिफिक ऑब्जेक्ट पूछा अच्छा है टंग ऐसे क्लीनर, नहीं नहीं नहीं, वेट, टंग क्लीनर बोला तूने? मतलब कोई भी चीज जो ऐसे घूम गई वो पैराबोला हो गया। ऐसा नहीं होता बेटा। पैराबोला का मतलब है कि कुछ ऐसी इस टाइप की इक्वेशंस जहाँ पे एक तरफ स्क्वायर हो एक तरफ लीनियर हो, इस तरह के इक्वेशंस। इसका ये मतलब नहीं है कि बस इस तरह का जो शेप है वो फिर वो सारा सब कुछ पैराबोला ही हो गया। कल चलो अभी तुम्हें पैराबोला के बारे में पता ही कहा है। टंग क्लीनर वाज ठीक है, इट वाज अ वेरी वेरी वाइल्ड गेस। शेप सिमिलर लगता है बट आई डोंट नो पैराबोला वो है कि नहीं। जिसने जिसने मैन्युफैक्चर किया उसको पूछना पड़ेगा। बट मैं तुम्हें बताता हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं व्हिच हैज टू बी पैराबोला, पैराबोला होना जरूरी है उनको। वो है तुम्हारे बाइक या कार के, तुम हेडलाइट्स देखते हो, हेडलैम्प्स देखते हो, उसके पीछे एक मिरर होता है सिल्वर कोटिंग वाला, जहाँ पे बल्ब लगा होता है उसके पीछे एक मिरर होता है। तो नोटिस किया होगा, तभी तो बीम जाती है सीधी। कार या बाइक में जब तुम हेडलाइट ऑन करते हो तो बीम ऑलमोस्ट सीधी आती है ना वो। तो उसका रीजन क्या है कि पीछे वो पैराबोलिक मिरर होता है। वो 3D है, मतलब वो 2D ऑब्जेक्ट नहीं है। उसका जब तुम क्रॉस सेक्शन लोगे वो पैराबोलिक। वो पैराबोलिक क्यों है वो तुम्हें बताया जाएगा जब हम पैराबोला पढ़ेंगे कोनिक सेक्शंस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट दैट इज अ पैराबोला। डू यू नो तुम्हारा टाटा स्काई, एयरटेल टीवी, जो तुम्हारी डिश एंटीना है, जो छतरी है, वो छतरी, हाँ, तो जो डिवाइस लगी हुई है उसके नीचे जो छतरी लगी है, उस छतरी का जो शेप है वो पैराबोलिक है। अगेन 3D पैराबोलॉइड है एक्चुअली वो। इफ यू टेक ए क्रॉस सेक्शन इट विल बी it will be a parabola. If you throw any object in the air, if you throw any object in the air, throw कर दिया तुम्हारा javelin throw, anything, obviously it will come back to the ground. Otherwise अगर हल्क की पावर से फेंकते हो और वापस आया ही नहीं तो अलग बात होगी। But if it comes back to the ground due to gravity, the path it will follow, it is parabolic. It is always parabolic. Projectile motion जब फिजिक्स में स्टार्ट होगा, आई थिंक इट इज द सेकंड चैप्टर, और वो स्टार्ट होने वाला, यू विल सी व्हाट इज अ पैराबोला। सो ये जो मैं बोलूं ना, पैराबोला, कोनिक सेक्शन से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर होंगे। These three shapes are very frequent. I mean, ellipse तो फिर इतना ज्यादा frequent है, ellipse every orbit in space, every bodies, ये जितनी bodies हैं मास वाली, चाहे अपना planet हो या कोई भी हो, asteroids हो, इनका जो पाथ होता है मोस्टली इलिप्टिकल है, कुछ हाइपरबोलिक है, कुछ पैराबोलिक भी है, सब कुछ कोनिक सेक्शन से, पता तुमको? तो कोनिक सेक्शन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑब्वियसली नॉट अप टू दैट लिमिट, हमें वहां तक जाना नहीं है। मैं केवल थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए चीज बता रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली अ पैराबोला। तो पैराबोला बहुत कॉमन चीज है, आज तक हमने देखी नहीं है, बट तुम देखना शुरू करोगे तो तुम्हें मिलेगी कि पैराबोला हमारे आसपास ही है। Having said that, हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि क्वाड्रेटिक कोई भी हो, क्वाड्रेटिक कैसे भी हो, वो होगी एक पैराबोला। ठीक, पैराबोला ही बनने वाला है अगर वो क्वाड्रेटिक है। अगर a 0 नहीं है तो डेफिनेटली पैराबोला बनेगा। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, जो कि अभी तुमने ऑब्जर्व किया, डाउनवर्ड अपवर्ड वाली चीज। इट ऑल डिपेंड्स on the coefficient of x square. If a is positive, parabola is heading upwards, and if a is negative, yani coefficient of x square, parabola will be heading downwards. Again, I'm not proving it, based on our observation and obviously logic also. Logically correct दिख रहा है हमको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली बात। तो A पर ये सब कुछ डिपेंड करता है, B और C पे कुछ डिपेंड करता ही नहीं। ये सब कुछ A पे डिपेंड करता है कि वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। बोलो, मुझे बताओ पहले कि ये दो ऑब्जर्वेशंस तुम्हें समझ में आए? ये दो बातें समझ में आई? पहला तो पैराबोला उसका नाम ही है,
उसको तुम्हें रटना ही है। क्या दूसरा पॉइंट समझ में आया कि हेडिंग अपवर्ड होगा, हेडिंग डाउनवर्ड होगा, ये कब होगा? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अब इमेजिन करो कि तुम डेस्मोस एक ऐप है, डाउनलोड की? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। एक मिनट रुको। ग्राफ का क्या? हाँ ग्राफ का? हाँ, सारे ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे एक बार में, तो अच्छा ऐप है। एक मिनट, अब थोड़ा सा आज हम कर ही लेते हैं। तो ये ऐप है, पोर्ट्रेट करना पड़ेगा शायद। रोटेट क्यों नहीं हो रहा भैया? होगा, नहीं हो रहा है, सॉरी। ऑलराइट, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली, बट अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, दिस इज अ पैराबोला। नाइस, y इक्वल टू x स्क्वायर इज अ पैराबोला। लुक एट दीस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देखो, पॉइंटर, ये कौन सा पॉइंट है भाई? राइट, 1 2 देख रहा तुमको? दिस इज 2,4, ऑब्वियसली दिस इज y इक्वल टू x पर हमने प्लॉट किया था। अब चलो इससे हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हम इस कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर दें तो ये हेडिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे लगाते हैं माइनस, ये लो भाई, ये हेडिंग डाउनवर्ड हो गया, और माइनस को हटा दो, ये हेडिंग अपवर्ड हो गया, पैराबोला। फाइन। अब ये नोटिस करो कि अगर तुमने इस इक्वेशन में कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मान लो x की टर्म मत लो, कोई कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देखो, मान लो मैंने किया -1, ये हमने अभी प्लॉट किया था, देखो क्या हुआ। -1 करने पर हुआ क्या? -1 करने पर हुआ ये, अगर ये -1 नहीं होता तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे था, 0 से होके पास हो रहा था, लेकिन जैसे हमने इसको -1 कर दिया, ये ग्राफ इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, विच इज 0, -1। करेक्ट। अगर इसी की जगह पर तुमने इसको +1 कर दिया होता, ये ग्राफ 0,1 पे शिफ्ट हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन नाउ? अब क्या ऑब्जर्वेशन है? Coefficient is the point of maxima. Constant term defines the मैक्सिमा। constant term से y Don't- axis पे shift कर रहे हैं। हाँ, डोंट गो टू मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, हम वहां पे भी नहीं जा रहे हैं। जस्ट थिंक कि +1 -1 करने से शिफ्टिंग क्या हुई है? शिफ्टिंग y एक्सिस पे हुई है, और हमने प्लस माइनस क्या किया? केवल कांस्टेंट टर्म। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, चलो कोई बात नहीं, अभी नया है। चलो मैंने मान लो प्लॉट किया x² - x, again a parabola, it's a quadratic, y equals to x² - x. Look at these points, 0, 0, 1, 0, and this is half, -1/4। ठीक है, आगे होगा, हमें इसको प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं थी। This is the graph of y equals to x² - x. What if I add 1 to it? चलो उसमें मैं इसको ध्यान रखना भैया, उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ मैं, +1। क्या हुआ? नोटिस किया कुछ? जब ये 1 नहीं था, तो ये देखो, ये पॉइंट ओरिजिन था, ये पॉइंट 1, 0 था, और जैसे ही तुमने यहाँ पर 1 ऐड किया, जो ओरिजिन था वो पहुंच गया 0,1 पे, और जो पॉइंट 1, 0 था, ये वाला, वो हो गया क्या? 1,1 हो गया। देख रहे हो? तो क्या देखा तुमने कि 1 ऐड करने पर ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंटली हुआ हो, -1 कर लो, ये लो। अब देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो पहले ओरिजिन पे था, 0,0 पे था, वो पॉइंट 0,-1 बन गया। सो ट्राई टू नोटिस कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कर रही है। कांस्टेंट टर्म ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर रही है बाय द सेम यूनिट, जैसा लिखा है। -1 है तो 1 से डाउनवर्ड, और +1 है तो 1 से ऊपर।
राइट. इनफैक्ट तुम ये देख लो, ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है. सो इफ आई टेक x square minus x minus 1, this point is 0 comma minus 1, right? If you change this to minus 2, now this point is 0 comma minus 2. If you change this to plus 2, now this point is 0 comma 2. If you change this to 1.5, now this point is 0 comma 1.5. Now tell me what is your observation. If I Y say intercept the constant term of the y. C is y intercept. C is y intercept. एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और थोड़ा काम करते हैं. Why don't we take generic hyperbola? ये देखो, ये जरा अच्छा है. Look, अब हमने थोड़ा सा और काम, अब हम सीधे क्या करेंगे, ए बी सी को अपने हिसाब से चेंज करेंगे. जो हमें ग्राफ चाहिए मिल जाएगा, राइट. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ थिंक, ये देखो, ये पॉइंट देखना, ये क्या है, दिस पॉइंट इज करंटली 0,1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c is 1. लेट्स चेंज c. c is 2 and this point is 0,2. c is minus 1 and this point is 0, minus 1. क्लियर सी बात है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, जो c जो है वो इस पैराबोला का y इंटरसेप्ट है. ये पैराबोला का वो पॉइंट है जो y एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. हम ये बोल सकते हैं, नोट्स में हम लिख सकते हैं हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि पैराबोला cuts y axis at 0, c. No matter what the value of c you put here, यहाँ पे c को 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, जो भी रखोगे उसी पॉइंट पर ये y एक्सिस को कट करेगा. अंडरस्टूड? दिस इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, एक बार फिर पोर्ट्रेट. चलो अब कुछ और करते हैं. नाउ लेट्स टेक सम इक्वेशंस लाइक जो हमको पता है, जिनके हमें रूट्स पता है, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लॉट करने के लिए इसको हम ले जाते हैं -3 पर. x स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +2 है. नाउ लुक एट दिस ग्राफ. जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में भी लिखा कि ऑब्वियसली ये जो y एक्सिस वाला पॉइंट था वो 0,2 होना था, 0, c. बट अब जरा ध्यान दो कि इसने x एक्सिस को कहां पे कट किया है. लुक एट these two points, 1,0 and 2,0. क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हारा, बताओ मुझे. Roots of What the is- equation. Yes. For x square minus 3x plus 2, roots are 1 and 2. ये पैराबोला x एक्सिस को वहीं कट कर रहा है जो उसकी रूट्स है 1,0 and 1 and 2. Is it a coincidence? चलो दूसरा चेक करते हैं. एक और क्वाड्रेटिक बताओ जिसको मुझे रूट्स पता हो. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x, b को हम 1 कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ये लो, इस ग्राफ को देखो, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -2,0, 1,0. x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 की रूट्स क्या हैं? Obviously -2 and 1. Tell me why this parabola is intersecting x axis. Where are the roots of this quadratic equation? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो So, रहा है? क्योंकि उधर पे y is equal to 0 होता है when we Yes, put the root simple. into the equation. Because what is quadratic equation? It is ax square plus bx plus c equals to 0. और हम प्लॉट क्या कर रहे हैं? हम प्लॉट कर रहे हैं y equals to ax square plus bx plus c. So wherever y is 0, the value of x is the root of obviously that quadratic equation. That's why alpha comma 0 and beta comma 0 are the 2 points of intersection of any parabola with x axis. What will happen if these two roots are equal?
let's take this condition. Roots are equal. For example, x square minus 2x plus 1. X square minus 2x plus 1. क्या हुआ? जो होना चाहिए था क्या? बस एक ही वैल्यू ऑफ x के लिए लिखने वाले हैं, मतलब because उस क्वाड्रेटिक की एक ही रूट है, तो पैराबोला was bound to cut x axis at one point only, and it became possible because now it is touching x axis. और कोई ऑप्शन था ही नहीं ना. अगर वो कट करता तो दूसरी बार कट करना पड़ता उसको, तो उसने केवल टच किया है. So in case of equal roots, in case of a perfect square, in case of coincident roots, parabola will touch x-axis. आवाज आ रही है? हेलो. हाँ सर, आ रही है, आवाज आई. डिस्कनेक्ट हो जाता है. प्रॉब्लम है इसमें. One minute. हेलो, अभी ठीक है? हेलो, check, sound check. Yes, sir. Hello. Yes, sir. So did you notice that if we have two real roots distinct, parabola was cutting. ये देखो ना, फिर देखो, x square minus 3x plus 2. Roots are 1 and 2. There are 2 points of intersection. X square minus 2x plus 1. And now we have only one point of contact. Reason? Two roots are equal. Now if you are wondering what will happen if roots are not there, roots are not real, roots are imaginary. Give me a quadratic whose roots are not real. For example, x square minus x plus 1. All right. X square minus x plus 1. Did you see what is happening? Parabola is not cutting or touching x-axis. Why? Because क्योंकि for no अगर real value of x, it is 0. yes, for no real value of x, y is 0. Y 0 हो ही नहीं सकता. अगर y 0 नहीं हो सकता, thus this graph should not intersect x-axis. So after this, we can write our next observation, which is observation क्या है कि भाई parabola, and this one is very important, cuts x-axis at two distinct points. At two distinct points, if the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two real and distinct roots, right? The same parabola touches x-axis if ax square plus bx plus c equal to 0 has real and equal roots. And then again, parabola doesn't cut or touch x-axis if roots are not real. I think again it's not something difficult to comprehend, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ग्राफ प्लॉट करते ही तुम 2-3 ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तुम्हें दिख जाएगा. अब तो ऐप है, उस पर करो आराम से. फाइन. तो अच्छा, ये भी याद रखना ऑल्सो, it cuts x axis
at alpha comma 0 and beta comma 0. फाइन. तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. y एक्सिस को ये हमेशा कट करेगा बिकॉज c कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन x एक्सिस को कट करना डिपेंड्स. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ? d इक्वल्स टू 0. एंड ऑब्वियसली इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ? d, इसका मतलब हुआ d लेस देन 0. फाइन. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट. बस एक और पॉइंट है. Once again, go back to this. There is a special point, and somebody mentioned maxima and minima वाली बात किसी ने की थी. There is this special point, ये वाला. What is special about this point? Tell me. What is special about this point? minimum. ये इस ग्राफ की मिनिमा है. मिनिमा तुम्हें फिजिक्स में जितना बताया गया उसके हिसाब से तुम बोल रहे हो. अदरवाइज ये भी कह सकते हो कि यहां तक ग्राफ डिक्रीज हो रहा था. देख रहे हो, ग्राफ यहाँ तक डिक्रीज होता हुआ आ रहा है. यहाँ पे देखो वैल्यू, ये देखो ग्राफ पे जो वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, वैल्यूज कम होती जा रही हैं. यहाँ तक आने तक कम हो रही थी. इस पॉइंट पे हम पहुंचे, यहाँ पे लगभग इसकी वैल्यू हो गई 0.75 और अब इसकी वैल्यू वापस इंक्रीज होना शुरू हो गई है. That's why you're calling this point of minima. इंक्रीज करने बाद डिक्रीज हुआ. सपोज a की वैल्यू हमने नेगेटिव कर दी होती -1. ऑब्वियसली नेगेटिव कर दिया तो हमारी डाउनवर्ड पैराबोला है. बट देन अगेन वी हैव दिस स्पेशल पॉइंट. व्हाट इज हैपनिंग? इस बार ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है. देखो ये इंक्रीज करता हुआ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक हम पहुंचे इस पॉइंट पर, और अब ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. दिस टाइम फिजिक्स में जितनी कैलकुलस में पढ़ी है उसके हिसाब से दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. So this point is called vertex of the parabola. This particular point is called vertex of the parabola. Vertex of the parabola पे minima और maxima आना जरूरी नहीं, but in case of quadratic जितना हम पढ़ रहे हैं heading upward downward parabola उसमें आएगा. But in general अगर parabola की बात होगी तो vertex पर maxima और minima आना जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए चलो अभी वही तो तुमने बहुत लिमिटेड पढ़ा है, तुम अभी केवल क्वाड्रेटिक ही प्लॉट कर रहे हो, उसके लिए वर्टेक्स मैक्सिमा और मिनिमा है. तो हमारा अगला काम ये है, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट अगर हमको मिल जाएगा ना तो ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान हो जाएगा. बिकॉज तुम देख रहे होगे कि इस ग्राफ से जो लाइन पास हो रही है वर्टिकल, ये इसको दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं. जैसे अगर मैं डाल दूं -1, b को डाल देते हैं 0. ये देखो इस वक्त y एक्सिस क्या है? इस वक्त y एक्सिस इस पैराबोला को दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और ये हमेशा वर्टेक्स से पास होती है. ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड वर्टेक्स? टेल मी, वर्टेक्स कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. Vertex of the parabola, and this definition is restricted to quadratic. जब हम पढ़ेंगे इन जनरल पैराबोला पढ़ेंगे तो देखेंगे वर्टेक्स क्या होता है. फिलहाल अभी के लिए इट इज फॉर क्वाड्रेटिक. So what is the vertex of a parabola? Vertex of the parabola is point of minima if it is facing upward. It is point of maxima if it is facing downward. Now tell me, how will you find in general, मतलब इस quadratic के लिए vertex कैसे निकालोगे? How will you find coordinates of this point? It's very important. So coordinates of vertex are, tell me,
How will you find it? अल्फा प्लस बीटा बाय 2। Why? क्योंकि वो दोनों रूट्स है, दोनों एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे और फिर मतलब उनका एवरेज निकालेंगे। क्योंकि तो हाफ होता है, क्योंकि हमें पता है वो हाफ पे डिवाइड कर रहा है। वेरी गुड। देखो जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि अगर हमने मान फिर से एग्जांपल लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की रूट्स जो है हमको पता है। वो रूट्स क्या हैं? देखो ये रूट्स हैं 1, 0, -2, 1 and -2. Now look at this vertex. Because of symmetry, look at the x coordinate of this vertex. Y मत देखो, x coordinate देखो, -half, -0.5. तुम 1 और -2 ये जो रूट्स हैं इसके 1 and -2, इसका अगर तुम एवरेज निकालोगे तो ये -half आएगा। आना ही था ना, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन पास होगी, एक ऐसी लाइन वर्टेक्स से पास होगी। एक मिनट, हमारी लाइन है x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -0.5। ये देखो, अब इस लाइन को ध्यान से देखो। ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन इस ग्राफ को दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, करेक्ट? तो ये 1, 0 है, ये -2, 0 है, और ये देखो इसको -0.5 आना ही था ना, बिकॉज ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, 1 पर, -2 पे भी 0 हो गया। तो जो वर्टेक्स था वो तो मिड पॉइंट पे आना ही था। इन केस तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, ग्राफिकली तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो, तो मैंने इसीलिए मेंशन किया कि पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाउ डू यू फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा? तुमने जितना भी फिजिक्स में सीखा हो, कैलकुलस में, हाउ डू यू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करवा देते हैं। यस, so if you differentiate this, dy by dx equals to 2ax plus b, and that will be equal to 0, you will get x equals to minus b by 2a, जैसा कि उसने भी बोला था, अल्फा प्लस बीटा by 2। एक ही बात है ना, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस b by a, so minus b by 2a। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट of vertex is minus b by 2a. Now tell me, how will you find y coordinate of the vertex? How will you find y coordinate of the vertex if you have x coordinate of the सर vertex? इक्वेशन में x सब्स्टिट्यूट करेंगे। करेक्ट भाई, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि तुम x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू मिल जाएगी। जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, अगर तुम x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हो -b by 2a, तो y की वैल्यू क्या आती है? जरा कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। क्या आएगी? देखो, ax स्क्वायर यानी कि a इंटू -b by 2a का होल स्क्वायर प्लस bx -b by 2a एंड प्लस c। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ मुझे क्या आता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स क्या आता है। दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस ऑब्जर्वेशन का, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तुम्हें क्वेश्चंस तो कॉमन रूट्स और नेचर रूट से करने हैं, और बहुत जरूरी है कि तुम क्वेश्चंस करो। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स लेकर और इससे रिलेटेड ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बट फिलहाल इस थ्योरी को रिवाइज कर लेना एक बार। हाँ भाई, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सिंपलीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। आई थिंक यहाँ आ गया होगा b स्क्वायर बाई 4a, यहाँ आ गया होगा -b² बाई 2a, और ये है प्लस c, है ना। इसको तुमने एलसीएम लिया होगा, 4a डिनोमिनेटर में आया, ये हो गया b² - 2b² प्लस 4ac, माइनस कॉमन ले लो तो b² - 4ac बाई 4a। एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट?
माइनस -d by 4a। यस माइनस टी बाई 4। तो जो वर्टेक्स है पैराबोला का, वर्टेक्स ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज, ये देखो, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है भाई। तो ये बेसिक्स थे ग्राफ के। दिस इज ऑब्वियसली नॉट सफिशिएंट फॉर इफ यू आर लर्निंग अबाउट पैराबोला। बहुत बेसिक चीज हो गई है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे हो गई। हाँ, फॉर ए क्वाड्रेटिक इट इज सफिशिएंट। क्वाड्रेटिक प्लॉट करने के लिए काफी है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी एक पैराबोला, बट इट इज अ स्पेशल पैराबोला व्हिच इज ऑलवेज हेडिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। बट अगर उसका वो अलग डायरेक्शन में टिल्टेड हुआ तो उसके लिए फिर अलग इन्फो लगेगा, वो हम जब पैराबोला चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए इतने पार्ट, इतने जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसको वापस एक बार रिवाइज करना, और जो मैं होमवर्क दूंगा आज उसको पूरा करना जरूरी है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो पॉइंट्स कवर किए हुए ऑलरेडी उस पर क्वेश्चंस हम सफिशिएंट कर लें। तो कॉमन रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन जो उस असाइनमेंट में है वो सारे कर डालो। कल तक जितने कर पाओ, कल तक बेटर होगा तुम क्वेश्चंस करो कॉमन रूट्स वाले। नेचर रूट्स तो करते ही रहो, कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा करो, ठीक है। कल लेक्चर होगा ना, कल क्या है? कल वेडनेसडे है, ठीक है। सर आप ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर भेज सकते हो कौन से? मैं भेज दूंगा, मैं क्वेश्चन में भेज देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में भेज देता हूँ भाई, ओके। और भाई एग्जाम कैसा हुआ? देखो एग्जाम जिन लोगों ने दिया, कैसा रहा एग्जाम? इतना अच्छा नहीं गया। नहीं गया सर खतरनाक था सर। पेपर अच्छा था, पेपर अच्छा था, बट ठीक है। अगर 50% तक भी आ रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 50% गुड है, नॉट बैड। तो ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।